नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। बहस के नाम पर जिस तमाशे को हमारे यहाँ मान्यता मिल गई है उससे कितना नुकसान हो सकता है, इसकी बानगी हमने 5 और 6 जून को देख ली। आज लल्लन टॉप शो की बड़ी खबर में हम पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले पर एक बार फिर बात करेंगे। बताएंगे कि बीते 24 घंटे में क्या डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हुए, क्या पॉलिटिकल, और आइंदा ऐसा न हो इसके लिए क्या किया जा रहा है। साथ ही इस पर चर्चा होगी कि राजधानी दिल्ली में एक प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार के 2 मंत्रालय कैसे आमने सामने आ गए। पर पहले गौर करिए दिन की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी पंजाब से है। मरहूम सिंगर और कांग्रेस नेता रहे सिद्धू मूसेवाला के घर आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे। मानसा जिले के मूसा गांव में परिवार को सांत्वना दी, मृतक को श्रद्धांजलि और फिर ट्वीट किया जिसमें भगवंत मान की सरकार को निशाने पर लेते हुए लिखा कि उनके माता पिता जिस दुख से गुजर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की, उसे बयान करना मुश्किल है। इंसाफ दिलाना फर्ज है। कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है और आप सरकार की बस की बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर। ये तो राजनीतिक टिप्पणी थी। पुलिस के मोर्चे पर क्या डेवलपमेंट हुआ? पंजाब पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि केस से जुड़े अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिन शूटर्स पर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देने का, यानी जिन लोगों ने गोली चलाई उनको सहायता देने का इन पर इल्ज़ाम है, पनाह देने का इल्ज़ाम है, रेकी करने का, यानी पहले जाकर देखना कि सिद्धू मूसेवाला कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं आदि इत्यादि, इसका आरोप है। जो गिरफ्तार हुए उनकी पहचान भी पुलिस ने सार्वजनिक की है। इसमें हरियाणा के सिरसा का रहने वाला संदीप उर्फ केकड़ा मुख्य मुखबिर बताया जा रहा है। एडीजीपी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रमोद बान ने मंगलवार को बताया कि संदीप उर्फ केकड़ा ने गोल्डी बराड़ और सचिन बिश्नोई के निर्देश पर खुद को सिद्धू मूसेवाला का फैन बताकर गायक की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। केकड़ा ने सिद्धू मूसेवाला के साथ उस वक्त सेल्फी भी ली जब वो कुछ मिनट पहले ही घर से बिना सुरक्षा के निकला था। पुलिस ने उसे 11 जून तक रिमांड में ले लिया। इसके अलावा बठिंडा के मनप्रीत सिंह, फरीदकोट के मनप्रीत भाऊ, अमृतसर के सरज मिंटू, हरियाणा के प्रभुदीप सिद्धू उर्फ पब्बी, सोनीपत के मोनू डागर और फतेहाबाद के पवन बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह भी दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसने गोली चलाने वाले 4 शूटर्स की पहचान कर ली है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी सुर्खी, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वो ईडी की कस्टडी में हैं। आज ईडी ने एक बयान जारी कर कहा कि जैन और उनके करीबियों के यहाँ छापों के बाद कुल 2.85 करोड़ रुपए और 133 सोने के सिक्के मिले हैं। एजेंसी ने कैश और सोने की तस्वीरें भी जारी की। जैन पर 2017 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। तब आरोप लगा था कि जैन और उनके करीबियों से जुड़ी कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। ईडी ने जिस मामले में जैन को गिरफ्तार किया है वो सीबीआई द्वारा दर्ज इसी मामले पर आधारित है। तीसरी सुर्खी का संबंध है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से। 2019 में जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस पद की स्थापना का ऐलान हुआ तब इसे भारत के इतिहास के सबसे बड़े सैन्य सुधारों में से एक बताया गया। जनवरी 2020 में जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस बने। दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका देहांत हुआ, तब तक वो पद पर थे। सीडीएस पद का ऐलान करते हुए इसे भारत के भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी बताया गया था, लेकिन जनरल रावत के देहांत के 6 महीने बाद तक नए सीडीएस की नियुक्ति नहीं हुई है और अब सरकार ने सीडीएस नियुक्ति के लिए नियम ही बदल दिए। तीनों सेनाओं के लिए बने कानूनों में तब्दीली करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने व्यवस्था दी है कि लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल रैंक के समकक्ष कोई सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी भी सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उसकी उम्र 62 साल से ज़्यादा ना हो। अब तक सीडीएस की कल्पना फर्स्ट अमंग इक्वल्स की तरह की गई थी, जैसे कैबिनेट में प्रधानमंत्री होते हैं। साधारण भाषा में इसका मतलब हुआ तीनों सेनाओं में वरिष्ठतम अधिकारी, मिसाल के लिए खुद जनरल रावत। इससे पहले ये खबरें भी आई थी सरकार सीडीएस के पद से डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी वापस ले सकती है। पद और नियुक्ति को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन अगला सीडीएस कौन होगा अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज़ादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण सुधार फिलहाल लंबित है। चौथी सुर्खी कानपुर दंगा मामले से जुड़ी है। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा ने बताया कि अब तक इस मामले में 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीते 5 दिन से हो रही कार्रवाई के दौरान कानपुर की पुलिस ने आरोपियों के पत्थर फेंकते हुए बाकायदा पोस्टर लगवाए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 40 तस्वीरें भी जारी की गई थी, जिसके बाद सोमवार की देर रात एक नाबालिग आरोपी ने भी सरेंडर किया। 3 जून को चमनगंज इलाके में पत्थरबाजों ने चंद्रेश्वर हाता इलाके में पथराव किया और
हिंसा और आगजनी की भी खबरें आई। बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो टिप्पणी की थी एक टीवी शो में, उसके विरोध में स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने दुकान बंदी का ऐलान किया था। आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने दुकान बंद कराने का विरोध किया और इसके बाद इस समुदाय ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान न केवल आम नागरिक बल्कि कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए। घटना ऐसे वक्त हुई जब पड़ोसी जिले कानपुर देहात में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद हिंसा हो गई। पर किसी भी कुतर्क से हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी कुतर्क के द्वारा किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। आखिरी सुर्खी पंजाब से है। पंजाब के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत को मंगलवार की सुबह पंजाब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। साधु सिंह पर वन मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार का आरोप है। इस मामले में जिला वन अधिकारी गुरमनप्रीत सिंह और एक ठेकेदार हरमिंदर सिंह हम्मी को पहले गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। आरोप है इन दोनों ने धर्मसोत के मंत्री रहने के दौरान वन विभाग में कथित गलत कामों का ब्यौरा मुहैया कराया। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के महानिदेशक वरिंदर का आरोप, हर पेड़ के कटने पर मंत्री जी को 500 रुपए की घूस मिलती थी। इस वक्त के साथ उन्होंने कुल 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए। साथ ही यह भी आरोप है कि मंत्री रहते हुए धर्मसोत अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी पैसे खाते थे। इस केस में कमलजीत सिंह नाम के पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया है। दावा है कि पत्रकार कांग्रेस नेता का करीबी सहयोगी है। कैप्टन सरकार में मंत्री रहते एक और नेता संगत सिंह गिलजियां भी भ्रष्टाचार के इसी मामले में एफआईआर के शिकार हो चुके हैं। उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है और गिरफ्तारी कभी भी संभव है। आखिरी सुर्खी का संबंध है सबसे जरूरी विषय से, यानी ग्रोथ। वर्ल्ड बैंक ने साल 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी की जो विकास दर का अनुमान है उसे घटा दिया है। पहले वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी 8.7% की दर से बढ़ेगी। अब बैंक ने इसे घटाकर 7.5% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने 7 जून को जारी की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में कहा कि भारत की विकास दर का अनुमान घटाने के पीछे 3 वजहें हैं: बढ़ती महंगाई, सप्लाई चेन में बाधा और जियोपॉलिटिकल टेंशन। वैसे अब भी वर्ल्ड बैंक का अनुमान कई दूसरे अनुमानों से ऊंचा है। साथ ही बैंक ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में ही अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं। भारत के लिए चिंता की बात है एक दूसरा शब्द जो वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इस्तेमाल किया, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जब महंगाई बहुत बढ़ जाती है लेकिन ग्रोथ नहीं होती, बेरोजगारी बढ़ती है। अब तक भारत में विशेषज्ञ कहते आए कि आर्थिक संकट तो है लेकिन स्टैगफ्लेशन का खतरा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। अब वर्ल्ड बैंक ने फिर इस शब्द का जिक्र किया। देखना होगा कि भारतीय एक्सपर्ट इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बाकी आपको अर्थव्यवस्था में दिलचस्पी है तो आप हमारा रोजाना का शो खर्चा पानी जरूर देखा करें। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 6 जून के शो में हमने आपको बताया था कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक निजी समाचार चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद बवाल हुआ। दिल्ली भाजपा से अब निष्कासित नवीन जिंदल के एक ट्वीट ने इस माहौल को और खराब किया था। बढ़ते बढ़ते बात अरब मुल्कों तक पहुंच गई, जिन्होंने नूपुर और नवीन की बातों पर सख्त आपत्ति ली। जब आप 6 जून का बुलेटिन देख रहे थे तब भी नूपुर और नवीन की टिप्पणियों से शुरू हुआ राजनयिक भूचाल थमा नहीं था। कतर, कुवैत और ईरान से शुरू हुआ सिलसिला सऊदी अरब, बहरीन, इंडोनेशिया और जॉर्डन जैसे मुल्कों तक पहुंचा। बाद में इस लिस्ट में भारत के बेहद करीबी मुल्क माने जाने वाले संयुक्त अरब अमीरात और मालदीव भी शामिल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से भारत के संबंध सिर्फ नाम के घनिष्ठ नहीं है। दोनों देशों के बीच इतने राजनयिक दौरे इसीलिए होते हैं क्योंकि यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। भारत दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात यूएई के साथ ही करता है और वहाँ 30 लाख से भी ज़्यादा हिंदुस्तानी काम करते हैं। अगर आप हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े बुलेटिन दुनियादारी के भी दर्शक हैं तो ये जानते होंगे कि मालदीव से भारत की घनिष्ठता कितने स्तरों पर है। यूएई की तरह ही मालदीव ने भी विवादित टिप्पणी का विरोध तो किया, लेकिन साथ में भारत सरकार द्वारा टिप्पणी की निंदा और भाजपा द्वारा अपने नेताओं पर की गई कार्रवाई का स्वागत भी किया। 7 जून आते आते राजनयिक हलचल थमने लगी। जिन देशों को आपत्ति लेनी थी उन्होंने ले ली और इनमें से जिन तक भारत सरकार को अपनी बात पहुंचानी थी आधिकारिक बयानों के माध्यम से पहुंचा दी गई। सभी बयानों की सामग्री लगभग वही थी जो सरकार के पहले बयान में थी। विवादित बयान भारत सरकार के नज़रिए से मेल नहीं खाते, बयान फ्रिंज एलिमेंट्स के हैं और इन पर कार्रवाई हो रही है। भारत की विदेश सेवा ने 2 दिन फायर फाइटिंग में लगाए। अब जाकर इस मूल्यांकन का वक्त मिला कि इस गैर जरूरी विवाद से भारत को असल नुकसान कितना पहुंचा और सरकार ने जो कदम उठाए उनसे कितनी राहत मिली।
ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खाड़ी के देशों के साथ भारत के संबंध आज जहां पहुंचे हैं उसके पीछे अलग अलग दौरों की सरकार ने बहुत मेहनत की है। खुद नरेंद्र मोदी सरकार ने भी इन संबंधों को मजबूत बनाने के लिए काम किया है। नेताओं और अफसरों ने कई दौरे किए, बैठकें की, कभी प्रकट तो कभी परोक्ष तरीके से आपसी समझ पैदा की और इसी का फल था कि कश्मीर हो या सीएए, खाड़ी के देश हमेशा भारत के साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दलील दी कि खाड़ी के देश मुसलमानों के हैं तो उन्हें पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन भारत हर बार कूटनीति के दम पर धर्म की बाधा को लांघने में कामयाब रहा। इसीलिए लल्लन टॉप की नज़र इस मसले पर बनी हुई है और नियमित अपडेट्स हम आपके लिए ला रहे हैं। फिलहाल के लिए देश के भीतर से आए अपडेट्स पर गौर करते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में नूपुर शर्मा पर देश के अलग अलग हिस्सों में मामले दर्ज हुए थे। इनमें एक एफआईआर हुई थी मुंबई के पास स्थित मुंब्रा में। आज मुंब्रा पुलिस ने इस संबंध में नूपुर शर्मा को समन भी जारी कर दिया। उन्हें 22 जून को बयान दर्ज कराने के लिए मुंब्रा पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया। एक एफआईआर नूपुर शर्मा ने भी दर्ज कराई थी 28 जून को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें जान से मारने की और रेप की धमकियां मिल रही हैं। नूपुर ने इस आधार पर अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी। आज खबर आई कि दिल्ली पुलिस ने नूपुर की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। साथ ही नूपुर और उनके परिवार को सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नूपुर की पिछली शिकायत पर जांच के दौरान उनकी तरफ से एक और शिकायत मिली। इसमें उन्होंने कुछ लोगों पर दुश्मनी फैलाने का आरोप लगाया है। इस बाबत भी मामले में धाराएं जोड़ दी गई हैं। टीवी डिबेट के दौरान भड़काऊ भाषण भारत में बहुत आम है। फिर धर्म संसद या धार्मिक तकरीर के नाम पर दूसरे धर्म को लेकर भड़काऊ बातें न सिर्फ रिकॉर्ड करवाई जाती हैं बल्कि उनका तबीयत से प्रचार भी किया जाता है। लेकिन नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल वाले मामले में बवाल इतना बड़ा हुआ जिसकी 2 वजह थी। पहली की बात सीधे पैगंबर मोहम्मद थी, मतलब किसी धर्म के जो सर्वोच्च व्यक्ति हैं उनके बारे में बात थी, एक धर्म के। दूसरी वजह यह कि विवादित टिप्पणी उस पार्टी के नेता की तरफ से आई जिनकी केंद्र में सरकार है। सरकार ने अपने राजनयिकों से कहलवा तो दिया कि ये फ्रिंज एलिमेंट हैं, लेकिन इससे वो पूरे विवाद से पूरी तरह से हाथ नहीं धो पाए। तो अब उन्होंने आगे क्या किया? आगे ऐसा ना हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने निलंबन और निष्कासन से आगे भी कुछ कदम उठाए हैं। दैनिक भास्कर पर सुजीत ठाकुर की एक रिपोर्ट है। इसके मुताबिक भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले नेताओं की एक लिस्ट बनाई और इनमें से 27 को हिदायत भी दी। इस खबर में लिखा है कि आईटी विशेषज्ञों को लगाकर पार्टी ने अपने नेताओं के पिछले 8 साल के बयान खंगाले। करीब 5200 बयान ऐसे मिले जो गैर जरूरी थे। 2700 बयानों के शब्दों को असंवेदनशील माना गया, मतलब नहीं कहा जाना चाहिए था। पार्टी ने आहत करने वाले बयान देने वालों की सूची में अनंत कुमार हेगड़े, शोभा करंदलाजे, गिरिराज सिंह, तथागत राय, टी राजा सिंह, साक्षी महाराज, संगीत सोम जैसे नेताओं को रखा है। जिन नेताओं को आहत करने वाले बयान देने से बचने की हिदायत दी गई, उन्हें यह निर्देश भी दिया गया कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से अनुमति लें। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम एक और बात दर्ज कराना चाहते हैं। बीते 2 दिनों में ऐसे बयानों की बाढ़ आ गई जिनमें बार बार ये धमकी दी जा रही कि जो हश्र कमलेश तिवारी का हुआ वही नूपुर शर्मा का होगा। अक्टूबर 2019 में कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी और इसके पीछे कथित रूप से पैगंबर मोहम्मद को लेकर उनकी 2015 वाली टिप्पणी की गई थी। नूपुर की टिप्पणी को लेकर जिन्हें आपत्ति है वो अपनी आपत्ति संविधान के दायरे में दर्ज करवाएं, कानून का सहारा लें, पुलिस को शिकायत करें, कोर्ट में जाएं। लेकिन नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देना या दूसरी तरह की धमकी देना और फिर इसे अपना जायज़ हक बनाना या इसके लिए किसी को उकसाना, ये विरोध दर्ज कराने का तरीका नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे देश की कानून व्यवस्था इन लोगों पर भी उतनी ही सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को पहचाना जाए और कार्रवाई के बाद सूचित भी किया जाए ताकि नज़ीर पैदा हो कि कोई भी अपने हिसाब से न्याय करने के लिए आज़ाद नहीं है। ये देश कानून व्यवस्था के हिसाब से चलता है। आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो आप कानून की चौखट पर जाइए। बड़ी खबर के दूसरे हिस्से में अब एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं जो अपने आप में एक ज़रूरी खबर भी है। मोदी सरकार के 2 मंत्रालय एक मामले में एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मामला दिल्ली का है। विवाद इतना बढ़ा कि एक विभाग ने दूसरे विभाग के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए खुदाई कर दी। वैसे भी आजकल हमारे देश में खुदाई की खबरों को दिलचस्पी से देखा जाता है, तो ये खबर भी हमें दिलचस्प लगी। कहानी शुरू से समझते हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 में मौजूद भिजवासन रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने का प्लान है। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या 2 से बढ़ाकर 8 करने के लिए काम जारी है। प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी साल 2016 में भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम यानी IRSDC को दी गई।
इस सरकारी निकाय को अक्टूबर 2021 में बंद कर दिया गया। इसके बाद स्टेशन के काम को पूरा करने का ठेका अब RLDA यानी रेल भूमि विकास प्राधिकरण को दिया गया। स्टेशन के रीडेवलपमेंट में 270 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत आएगी। स्टेशन पर हवाई अड्डे की तरह शॉपिंग एरिया, फूड स्टॉल, आधुनिक वेटिंग एरिया जैसी कई सुविधाएं होंगी। प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2024 का बरस है। आपने प्रोजेक्ट के बारे में ये जान लिया, अब विवाद को समझिए। हुआ ये कि इस परियोजना के लिए 100 से अधिक पेड़ों को काटा गया। वन विभाग के अंतर्गत आने वाले पेड़ों को काटने से पहले रेल विभाग की तरफ से अनुमति नहीं ली गई, चुपचाप काम चलता रहा। इसी साल जनवरी में भी ये खेल पकड़ा गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 स्थानीय नागरिकों नवीन सोलंकी और हिमांशु सैनी ने दिल्ली पुलिस और वन विभाग में शिकायत की। आरोप लगाया कि सैकड़ों पेड़ को परियोजना की जगह पर बिना अनुमति के काट दिया गया। इसके बाद वन विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि क्षेत्र में लगे लगभग 131 पेड़ कथित रूप से गिर गए या क्षतिग्रस्त हो गए। जब वन विभाग ने रेल विभाग से पेड़ों के काटे जाने पर जानकारी मांगी तो परियोजना का काम देख रहे RLDA ने साफ इनकार कर दिया। कहा, हमारी तरफ से कोई पेड़ नहीं काटा गया। फिर सैटेलाइट इमेज के जरिए पहले और बाद की तस्वीरों को खंगाला गया, जिससे साफ हुआ कि इलाके की हरियाली धीरे धीरे कम करने का अपराध किया गया है। जी, चाहे आम आदमी हो या फिर सरकारी विभाग, अगर वो बिना अनुमति के पेड़ काटते हैं तो उसे अपराधी माना जाएगा। RLDA ने इस पर दलील रखी कि 4 बार सुनवाई के बाद जब वन विभाग संतुष्ट नहीं हुआ तो पश्चिमी दिल्ली वन विभाग ने और कड़ा रुख अख्तियार किया। 24 मई को 2 फॉरेस्ट गार्ड्स को खुदाई की अनुमति दी गई ताकि पुख्ता तौर पर पता लगाया जा सके कि परियोजना स्थल पर पेड़ थे या नहीं, और थे तो कितनी संख्या थी, क्योंकि विभाग को सबूत चाहिए था। 26 मई को वन विभाग ने रेल विभाग के झूठ को पकड़ने के लिए बिजवासन रेल टर्मिनल परियोजना स्थल पर उत्खनन का काम शुरू किया। 30 मई तक इस काम को पूरा कर लिया गया। उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें रेल विभाग का झूठ पकड़ा गया। वन विभाग ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें लिखा कि साइट पर लगभग 150 पेड़ दबे थे, यानी उनकी जड़ें मिली थी। बताया गया कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा 100 पेड़ों को फिर से खड़ा करने की कोशिश की गई, जिसमें से सिर्फ 54 पेड़ ही बच पाए। इस तरह सरकारी परियोजना स्थल पर सरकार के ही दूसरे विभाग द्वारा खुदाई का फैसला अपने आप में एक दुर्लभ क्षण बन गया। विभाग ने कहा पूरे परियोजना स्थल को नहीं खोदा गया, उस कम जगह की खुदाई में पर्याप्त सबूत मिल गए और इसी से क्षतिग्रस्त होने वाले अतिरिक्त पेड़ों की संख्या का अनुमान भी लग जाएगा, जिसके आधार पर आखिरी जुर्माना राशि निर्धारित की जाएगी। रेलवे की तरफ से जुर्माने की राशि का भुगतान करने और सुधारात्मक उपाय किए जाने के बाद ही काम फिर से शुरू हो सकता है। हमारी टीम ने वन विभाग और RLDA दोनों के दफ्तरों में अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की। जानना चाहा कि वन विभाग ने जुर्माने की रकम कितनी तय की और क्या RLDA उसके भुगतान के लिए तैयार है। दोनों ही तरफ से जिम्मेदार अधिकारियों का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। कहीं फ़ोन नहीं उठाया गया तो कहीं मीटिंग में होने की बात कही गई। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस खबर से संबंध में RLDA के अधिकारी से बात की थी, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर कहा था कि RLDA ने दिसंबर 2021 में साइट पर काम शुरू किया, जिसके बाद पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो सवाल ये है कि क्या RLDA से पहले काम करने वाले सरकारी निकाय यानी IRSDC ने पेड़ों को काटने का काम किया? बिना वन विभाग की अनुमति के कैसे 100 से ज़्यादा पेड़ राजधानी दिल्ली में काट दिए गए? आपको लगेगा पेड़ है काट दिया गया, इतनी बड़ी क्या खबर है कि उस पर 2 विभाग झगड़ा करें, दोनों देश का काम कर रहे हैं। सवाल गंभीर है। बात एक पेड़ का नहीं है, बात प्रक्रिया की है, बात सरकार के बनाए नियमों की है, जिनके पालन की उम्मीद हमारे और आपके जैसे नागरिकों से की जाती है, तो जाहिर सी बात है इन सरकारी संस्थानों से भी की जाएगी। और बात पर्यावरण की तो है ही। इसीलिए हमें लगा कि इन 2 विभागों के बीच चल रहे विवाद की बात को एक बड़े कंटेक्स्ट में आपके सामने पेश किया जाए। बाकी दिल्ली में तो जितने पेड़ लगा दिए जाएं उतने ही कम हैं, क्योंकि आपको पता है ना, नवंबर दिसंबर में जब पराली का धुआं आता है तो क्या हाल होता है दिल्ली में रहने वालों का। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। आखिरी में कू की राय होती है। इस राय में हम आपसे रोज़ाना एक विषय पर सवाल पूछते हैं। आज हमने क्या सवाल पूछा? हमने दर्शकों से पूछा कि क्या ईश निंदा के डर से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है? ये सवाल है। हाँ कहने वाले 39% हैं, नहीं कहने वाले 61% हैं। आप भी अगर कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहें तो इस सोशल मीडिया ऐप पर जाएं और ललन टॉप को फॉलो करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया। शुभ रात्रि।